गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स, फिर वही नई उमंग और उत्साह के साथ आपके ज्ञान के लिए 3 कंटेंट्स लेकर आए हैं। ज्ञान की बात जब करते हैं तो लगता है कि हमने जो ज्ञान हासिल किया वो और लोगों को दे देना ही उचित है, और मैं अधिक से अधिक कोशिश करता हूं कि अपना ज्ञान बांटा जाए। कहा गया है, सूर्य का प्रथम किरण जब धरती को स्पर्श किया तो रूपा का पुत्र संत रूपा को ऐसा अनुभव हुआ कि हम ताम्र और पाषाण युग को लांघकर विज्ञान युग में आ पहुंचे हैं। इन्हीं वाक्यों के साथ मैं अपना 3 कंटेंट्स चालू करता हूं। पहला कंटेंट्स है भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का 5वां चरण और अंतिम चरण। इसमें बता देंगे बेबल योजना 1945, शिमला समझौता 1945 से कैबिनेट मिशन 1946। इस पर 6 कंटेंट्स बता चुके हैं और 7वां कंटेंट्स बतावेंगे। इसमें 13 कंटेंट्स हम बतावेंगे अंतिम चरण का। दूसरा है, क्या भारतीय काल गणना वैज्ञानिक है? मेरा कहना है बिल्कुल आप वैज्ञानिक नहीं है, साबित करेंगे हम। तीसरा, थेलस थ्योरम। थेलस थ्योरम का 7-8-5 सॉल्यूशन बताएंगे। और हम अब चालू करते हैं अपना जो नोट्स तैयार किए हैं कि क्या भारतीय स्वतंत्रता आंदोलन का अंतिम चरण 5वां चरण 1939 से लेकर 1947 तक जो द्वितीय विश्व युद्ध में जबरदस्ती इंडियन को छोड़ दिया गया था, क्या इंडियन लोग भी सपोर्ट में थे या नहीं थे? क्या कारण था? बहुत सी कारण मैं बता रहा हूं, क्योंकि प्रथम विश्व युद्ध से इंडिया के सैनिक और इंडिया के लोगों को, इंडिया के नेताओं को, इंडिया के प्रत्येक लोगों को पता चल गया था कि हमने जो शक्ति है वो इंग्लैंड के उपनिवेश रहने लायक अब नहीं रह गए हैं। जान चुके थे कि इंग्लैंड यूरोपीय कंट्री का कोई भी शक्ति नहीं है, ये हमारे बल पे प्रथम विश्व युद्ध जीता है, इसलिए हम चाहेंगे तो इससे छीन कर ले लेंगे। और अंग्रेज भी अपने को व्याकुल महसूस कर रहे थे, इसलिए चंद तरह का रॉलेट एक्ट, तो कैबिनेट मिशन योजना, तो कौन कौन योजना, क्रिप्स मिशन, फलना मिशन, बहुत सा ला रहे थे। किसी तरह इंडियनों को, भारतीयों को समझाने की कोशिश कर रहे थे, लेकिन जिसको शक्ति का अनुभव हो जाने पर वो कहीं मानने वाला नहीं था। तो 5वां चरण की घटनाएं, पहला बेगल योजना घटना है 1945। लॉर्ड लिथगो के बाद नियुक्त गवर्नर जनरल लॉर्ड बेगल ने भारत में व्याप्त गतिरोध को दूर करने के लिए इंग्लैंड से सलाहकार एक योजना प्रस्तुत की, जो बेबल योजना के नाम से जानी जाती है। इस योजना में अन्य बातों के अलावा यह कहा गया कि वायसराय का कार्यकारिणी परिषद में वायसराय व प्रधान सेनापति को छोड़कर शेष सभी भारतीय सदस्य होंगे। वायसराय के कार्यकारिणी परिषद में मुसलमान और सवर्ण हिंदुओं को समान प्रतिनिधित्व मिलेंगे और यह परिषद एक अंतरिम राष्ट्रीय सरकार की भांति होगी। यह बेबल योजना के बारे में आपको समझा दिया। अब है 8वां है शिमला समझौता 1945। बड़ा ही इंपॉर्टेंट है, बड़ा ही सोचनीय विषय है, बड़ा ही इंपॉर्टेंट विषय है। बेबल योजना पर विचार विमर्श करने हेतु 25 जून 1945 को शिमला में एक सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में महात्मा गांधी, मिस्टर जिन्ना, कांग्रेस अध्यक्ष मौलाना अबुल कलाम आजाद तथा तारा सिंह ने भाग लिया। सम्मेलन अत्यंत ही सौहार्दपूर्ण वातावरण में प्रारंभ हुआ, किंतु सांप्रदायिक मतभेद एवं जिन्ना के हठधर्मी के कारण कोई निर्णय नहीं लिया जा सका। जिन्ना का जिद थी कि मुस्लिम लीग ही एकमात्र मुसलमानों का प्रतिनिधित्व करेगी। उधर कांग्रेस का यह तर्क था कि यह एक अखिल भारतीय संस्था है, इसलिए उसे भी कार्यकारिणी परिषद में मुसलमानों को नियुक्त करने का अधिकार है। इस प्रकार आपसी सामंजस्य स्थापित न होने के कारण यह सम्मेलन असफल हो गया।
वही टिपिकल बात था जो जिन्ना का जिद था, और जिन्ना अपने जिद के कारण आज पाकिस्तान का जो बंटवारा हुआ जिन्ना का जिद के कारण हुआ था। अब कैबिनेट मिशन 1946, 24 मार्च 1946 को भारतीयों को सत्ता हस्तांतरित करने के लिए, ट्रांसफर करने के लिए के संबंध में कैबिनेट मिशन भारत आया। इस मिशन के अध्यक्ष लॉर्ड पैट्रिक लॉरेंस थे। इनके अतिरिक्त स्टेफन क्लिप्स एवं एमबी अलेक्जेंडर दो अन्य सदस्य थे। इस मिशन ने संविधान सभा तथा अंतरिम सरकार के गठन के संबंध में मुस्लिम लीग और कांग्रेस से बातचीत की, किंतु दोनों को अपनी जीत पर अड़े थे, इसलिए कोई निर्णय नहीं निकल सका। मुस्लिम लीग तो पाकिस्तान की मांग पर अटल थी, जबकि कांग्रेस विभाजन के लिए तैयार न थी। इस मिशन ने लीग तथा कांग्रेस के बीच समझौता करने का प्रयास किया, किंतु सफलता नहीं मिली और 12 मई 1946 को सम्मेलन में सफल घोषित किया गया। तो कैबिनेट मिशन जो वो भी व्याकुल थे कि किसी तरह सत्ता हस्तांतरित कर दिया जाए, लेकिन यहाँ आपस में लोग लड़े हुए थे। जिन्ना का जिद ने सारा स्वतंत्रता का सही मान्य को समझ नहीं सका, और आज पाकिस्तान जिस स्थिति में है वो जिन्ना का जिद के कारण है। तो इसी के साथ अब हम अगला मेरा कार्यक्रम जो दूसरा है, क्या भारतीय काल गणना वैज्ञानिक है या था? तो हम तो नहीं मानते हैं क्या वैज्ञानिक था। इसके बारे में ऐतिहासिक प्रमाण देंगे और साहित्यिक प्रमाण आज देंगे, 2 प्रमाण देंगे। पहला ऐतिहासिक प्रमाण, ज्योतिष के आधार पर पुष्ट हो जाने पर, क्योंकि ज्योतिष पहले हम क्लास में बता चुके हैं, पुष्ट हो जाने पर भी भारतीय काल गणना को करोड़ वर्ष की संख्या पर फ्लिट सरीखे के कई पाश्चात्य विद्वानों ने ही नहीं, अनेक भारतीय विद्वान भी एकाकर प्रश्न चिन्ह लगा देते हैं कि काल गणना का यह प्रकार आर्यभट्ट से पूर्व था ही नहीं। इस संदर्भ में 2 बातें उल्लेखनीय हैं। पहला, एक तो यह कि इस काल गणना को भारत में ही नहीं माना जा रहा है। ऐसा नहीं है कि इसे बेबीलोनिया, ईरान, स्कॉटलैंड आदि देशों में भी मान्यता प्राप्त रही है। ऐतिहासिक दृष्टि से बेबीलोनिया की सभ्यता ईसा पूर्व तीसरी सहस्त्र शताब्दी में फूली फली थी, और इस समय तक आर्यभट्ट अवतरित नहीं हुए थे। दूसरे, वे संख्याएं वेदों और ब्राह्मण ग्रंथों में आए ब्यौरे से पुष्ट होती है, जो निश्चित ही आर्यभट्ट के पूर्व ही है। 2 बात ऐतिहासिक प्रमाण दे दिए। अब तीसरा, हम चौथा बताएं, साहित्यिक प्रमाण देने जा रहे हैं। क्या भारतीय काल गणना का अप्रमाणिक है या वैज्ञानिक है? नहीं है कि है, इस बात को बताते हैं साहित्य के रूप में। प्राचीन साहित्य, चाहे ईरान या बेबीलोनिया का हो, भारत का सभी में काल गणना का संदर्भ में स्पष्ट उल्लेख मिलते हैं। ईरान के ग्रंथ में ईरान के निवासियों के विश्वास के अनुसार काल का एक युग चक्र 12,000 वर्ष का होता है। ईज ऑफ द वर्ल्ड इस थीम पर लिखा है। भारतीय ग्रंथों में भी एक चतुर्युगी में 12,002 वर्ष होने का उल्लेख आया है। तैत्तिरीय ब्राह्मण में लिखा है, एकम बा एतद दैवा ना मद या संवत्सरः 3:9-22 में वेद में लिखा हुआ है। मानव का एक संवत्सर देवताओं का एक दिन होता है। इसकी पुष्टि ईरानियों को यहाँ इस संदर्भ में आए उल्लेख से हो जाती है। उसके यहाँ लिखा है, अर्थात देवों का एक दिन मानव का एक वर्ष होता है। स्व पंडित रघुनंदन शर्मा कृत वैदिक संपत्ति पृष्ठ 94 पर उद्धृत है। दूसरे शब्दों में देवताओं का एक वर्ष के 360 वर्ष के बराबर होता है, अर्थात देवताओं का 12,000 वर्ष मानव के 12,000 गुने 360 बराबर 4,00,000
51 दहां सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 51 दहां सैकड़ा हजार 10,000 लाख 10 लाख 43 लाख 20,000 वर्ष के बराबर हुआ। यही संख्या भारतीय काल गणना के अनुसार भी एक महायुग या चतुर्युगी का होता है। अब अलग प्रमाण बताएंगे बेबीलोनिया के ग्रंथ से और भारत के ग्रंथ से अगले एपिसोड में। अब मेरा तीसरा जो है कि थेलेस थ्योरम का 7A5 का बताना है। M is the point on the side BC of a parallel ABCD, parallelogram ABCD. DM when produced meet AB produced at end को मिलाने पर मिलता है। और DM बटा M टू प्रूव करना कहता है, प्रूव दैट DM बटा M इज इक्वल टू BC बटा BL एंड DM बटा M DM बटा DM बराबर M बटा BC प्रूव करने कहता है। तो पहला सॉल्यूशन इन त्रिभुज NDA में MD समानांतर है DA के, क्योंकि समानांतर चतुर्भुज के आमने सामने त्रिभुजाएं समानांतर होता है। इसलिए NM बटा MD बराबर NB बटा BA, NM बटा MD बराबर NB बटा BA। अब दोनों को उलट दिए, इसको उलट दिए तो DM बटा MM बराबर AB बटा BN हो गया। अब BN बटा MN बराबर BC बटा BN, चूंकि AB बराबर BC होता है तो पैरेललोग्राम के आमने सामने की भुजाएं बराबर होती है। यह प्रूफ हो गया। दूसरा उसी में NM बटा MD बराबर NB बटा BA, इसको +1 जोड़ दिए। +1 जोड़ देने के बाद फिर लघुत्तम ले लिए MD LCM MN बटा MD, अब BA NB बटा BA, दोनों को जोड़ने पर हो जाएगा DA बटा DM और AN बटा AB। और DN बटा DM बराबर होगा AN बटा DC, AN बटा BC, AB बराबर BC प्रूव हो गया। इस तरह प्रूव हो जाता है। इस प्रकार सारा चीज हम प्रूव कर चुके हैं आज। तो फिर हम अगला हम जो हाउ टू ऑपरेट यकीन बोर्ड को ऑपरेट कैसे करते हैं, इसको तो हम बता चुके हैं कि इसको इसी को बोर्ड पर यदि आपको बोर्ड बदलना है, रंग बदलना है, तो आप रंग बदल सकते हैं इसका। जैसे सेटिंग में जाकर के, बैकग्राउंड में जाकर के इसका रंग बदल दीजिए, ये रंग हो जाएगा, ये रंग हो जाएगा। रंग बदल सकते हैं, इसी पे कोई रंग बदल सकते हैं, ये रंग बदल सकते हैं, ये रंग बदल सकते हैं। आप इसको रंग बदलने के लिए सीख गए हाउ टू ऑपरेट, कैसे ऑपरेट करते हैं। इसमें सेव करने का है, स्कैन करने का, ईमेल भेजने का, एग्जिस्ट करने का सब है। और फिर अब हम थोड़ा सा यूट्यूब दिखाते हैं। यूट्यूब दिखाने का एक सिलसिला बताया, यूट्यूब ऐसे चालू करते हैं। यूट्यूब में हम अपना लाना है तो यहां से ऐसे करेंगे। हमारा जो है वरुण कुमार 1327 इस तरह ला दिए, इसको आगे बढ़ा दिए। इससे बढ़ के कोई नहीं, इससे बढ़ के कोई तू मेरा ईमान है, भीगे जाए कैसे खुशी मेरा मुल्क मेरा देश मेरा जहाँ काल काल
पेड़ पर सोने की चिड़िया करती है बसेरा, ये भारत देश है मेरा, ये भारत देश है मेरा। इन्हीं चंद शब्दों के साथ आज मैं ये समाप्त करता हूँ और आशा और विश्वास आज यहीं पे समाप्त करता हूं। और यदि आपको इससे फायदा हुआ है तो एक सब्सक्राइब और लाइक जरूर करिएगा। धन्यवाद, धन्यवाद, धन्यवाद।